गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम न्यूमेरिकल्स का 5th पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 18 तक अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स 1, 2, 3 एंड 4 आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, विच यूजेस मोर एनर्जी मीन्स आप कौन सी चीज एनर्जी ज्यादा यूज कर रही है। एक तो टीवी सेट है जो 250 वाट का है, 1 घंटे चलता है, और एक टोस्टर है, आपका टोस्टर है जो 1200 वाट का है, 10 मिनट चलता है। ठीक है, सो टीवी एंड टोस्टर। सो टीवी की पावर कितनी है? 250 वाट, टाइम 1 आवर। 1 आवर मीन्स 3600 seconds. So energy is equal to power multiplied by time. Okay, so power is equal to 250 multiply 3600. आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 zeros तो सिंपल आ गई। 25 6 जा 150, 15 25 3 जा 150 एंड 90 मीन्स 9 multiply 1 2 3 4 5 10 to the power 5 जूल। ये इसकी एनर्जी आ गई। सिमिलरली टोस्टर की पावर कितनी है आपकी? 250 वाट, सॉरी 1200 वाट। टाइम आपका आ गया 10 मिनट्स। ओके, 10 मिनट्स का मतलब हो गया आपका 10 मिनट्स के इसके बराबर आएगी 10 multiply by 60 is equal to 600 seconds. So again energy is equal to power multiply by time, 1200 multiply 600, that is equal to 12 6 72 1 2 3 4 joule. Here is also joule. Okay, so 7.2 multiply 10 to the power 1 2 3 4 5 joule. Okay, so as we see that TV uses the more energy rather than toaster. So TV consume more energy. That is equal to 9 multiply 10 to the power 5 joule. Clear? Question number 17. An electric heater of resistance 8 ohm. Electric heater है, उसका resistance 8 ohm है। Draws 15 ampere. वो 15 ampere means current. So 15 ampere current वो यूज में लेता है फ्रॉम द सर्विस मैन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे तक वो लेता है, कंज्यूम करता है। कैलकुलेट द रेट ऑफ एट विच हीट। रेट एट विच हीट, हीट क्या है आपकी? एनर्जी। एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है आपकी? पावर। ठीक है, सो अपन को क्या निकालना है? पावर निकालनी है। ठीक है, क्लियर? सो सॉल्यूशन करते हैं हम आप इसका। सो गिवन दे क्या रखा है? रेजिस्टेंस 8 ओम, करंट I is equal to 15 एम्पियर एंड टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स। ओके, सो पावर निकालनी है अपन को। पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, इलेक्ट्रिक करंट, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये I स्क्वायर R। सो I स्क्वायर मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 8। 15 15 जा 225 multiply by 8, 8 5 जा 44, 8 to 16, 2 8 to 16 and 2 18, 1800, सॉरी पावर यूनिट का होती है वाट। सो टोटल कितनी पावर कंज्यूम करेगा वो? 1800 वाट। इसका एक और मेथड हो सकता है, वो एक और मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। यदि हम पहले हीट निकाल लें कि हीट क्या होगी? I स्क्वायर RT। ओके, सो I स्क्वायर मीन्स 15 multiply by 15 multiply by 8 into time 2 आवर्स। 2 आवर्स को टाइम को कन्वर्ट करा तो 7200 सेकेंड्स हो गया। ओके, 7200, इसको यहीं पे छोड़ देता हूं अभी। पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। सो 15 multiply by 15 multiply by 8 multiply 7200 अपॉन 7200। सिमिलर टाइम वही रहेगा, इससे कट गया, सिमिलर वो का वही आंसर आ जाएगा 1800 वाट।
दोनों मेथड आपके सही रहेंगे, कोई सा भी गलत नहीं रहेगा, आप चाहें जैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपका आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इन 5 बातों को आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है आपको रीजन। व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप के अंदर जो फिलामेंट होता है उसके अंदर टंगस्टन क्यों काम में लिया जाता है? क्योंकि टंगस्टन जो रहता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टिविटी। ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा रेजिस्टिविटी होने के कारण वो क्या होता है, ज़्यादा जल्दी से गर्म हो जाता है, और ज़्यादा जल्दी से गर्म होने के कारण वो ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है। दूसरा कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का क्या रीज़न है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का रीज़न ये है कि यदि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो वो टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और वो जो फिलामेंट रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा, जिस कारण वो डिवाइस क्या हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट लेने का रीज़न क्या है? ताकि वो अच्छी तरीके ज़्यादा टेम्परेचर तक वर्क करे। हाई रेसिस्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि वो ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करे। क्लियर? सेकंड आपका आता है व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस आर मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस रहते हैं, हीटिंग डिवाइसेस रहते हैं, उनके अंदर जो कंडक्टर काम में लिया जाता है वो अलॉय का क्यों बना हुआ रहता है, प्योर मेटल का क्यों नहीं बना हुआ रहता है? क्यों? क्योंकि प्योर मेटल की जो रेसिस्टिविटी होती है वो कम होती है, जबकि अलॉय की जो रेसिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, जिस कारण वो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है और वो ज़्यादा मात्रा में अपनी हीटिंग एनर्जी को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट्स के लिए या घरों में जो फिटिंग होती है उसके अंदर सीरीज अरेंजमेंट काम में क्यों नहीं लेते हैं? तो इसका पहला रीजन आपका आता है कि वोल्टेज जो रहेगा वो आपका अलग अलग हो जाएगा, किसी में V1, किसी में V2, किसी में V3, जिसके कारण सारे इक्विपमेंट को इक्वल वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। दूसरा कि इलेक्ट्रिक करंट सिमिलर रहेगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होने के कारण वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, हीट ज़्यादा मात्रा में निकालेंगे और वो जल्दी से गर्म हो जाएंगे। थर्ड रीजन क्या होता है? थर्ड रीजन ये होगा कि यदि कोई भी एक इक्विपमेंट ब्रेक हो जाता है तो आगे के इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होने के कारण जो रिमेनिंग इक्विपमेंट रहेंगे वो वर्क नहीं कर पाएंगे, जिस कारण हम कभी भी डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज अरेंजमेंट को काम नहीं लेते हैं, हमेशा पैरेलल अरेंजमेंट को काम में लेते हैं। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ एन वायर इज वेरी विद इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये आपको पता ही है कि जो रेजिस्टेंस रहता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा यानी जितना मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, और जितना पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? वाई आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी को भेजने के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर को काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर की रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है उनका रेजिस्टेंस, जिस कारण रेजिस्टेंस लो होने के कारण उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट हाई फ्लो होता है, जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी की खपत कम होती है या उसको कंज्यूम कम होती है। जो सिल्वर वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव होने के कारण हम सिल्वर वायर्स को काम में नहीं ले पाते हैं। जबकि कॉपर वायर एंड एल्यूमिनियम वायर अफोर्डेबल होते हैं, जिसके कारण हम उनको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, और इनका लो रेजिस्टेंस होने के कारण इनके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो होता है, और इस कारण हम इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए नॉर्मली कॉपर एंड एल्यूमिनियम के वायर्स काम में लेते हैं। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके हम सारे पॉइंट्स करवा दिए हमने, सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं। इसके बाद यदि आपको चैप्टर में कोई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।